में पुलिस और लोगों के बीच झड़प के बाद हंगामा हो गया। इस दौरान पुलिस जिस तरह लोगों के साथ, खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के साथ पेश आई, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रतापगढ़ की सड़कों पर ये नजारा देखकर कोई भी सहम जाए, खौफ से भर जाए। हाथों में हथियार लिए पुलिस वाले अचानक सड़कों पर दौड़ने लगे। उनके आगे आगे पुलिस की गाड़ी जैसे भाग रही हो। पुलिस की दौड़ के बीच ही कुछ लोग भी दौड़ रहे हैं। सड़कों पर लोगों का गुस्सा भी देखा जा सकता है, फिर पुलिस वालों की सख्ती भी, या कहे तो बेरहमी। जो भी उनके सामने आया उनके गुस्से का शिकार हुआ। तस्वीरों में जो दिख रहा है उसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। पुलिस कभी किसी को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, तो कभी किसी मासूम का कॉलर पकड़े घसीट रही है। लेकिन हद तो तब हो गई जब पुरुष पुलिस वाले महिलाओं और लड़कियों को धक्का देते नजर आए। इस दौरान कोई भी महिला कांस्टेबल दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। दरअसल हुआ ये कि नगर कोतवाली के काशीराम कॉलोनी में 3 दिन पहले एक लड़का क्रिकेट खेलने गया था, लेकिन वो गायब हो गया। उसका कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने पुलिस के चक्कर लगाए। उनका आरोप है कि पुलिस वालों ने लापरवाही की, उनकी एक नहीं सुनी। इस बीच आज मासूम का शव कॉलोनी के बगल में एक नाले में मिला। फिर क्या, पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाने की कोशिश की। इस दौरान हर तरफ खाकी ही खाकी नजर आ रही थी। तभी पुलिस शव को जबरदस्ती ले जाने लगी और मामला बिगड़ गया। कॉलोनी के लोगों ने पुलिस वालों को दौड़ा लिया, लेकिन कुछ देर बाद ही पुलिस वाले भीड़ पर टूट पड़े। उन्होंने रोते बिलखते महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। इसी बीच बढ़ता बवाल देखकर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मामला किसी तरह शांत हुआ। फिलहाल एक आरोपी की गिरफ्तारी के अलावा इस मामले की जांच जारी है। लेकिन हंगामा और बवाल के बीच पुरुष पुलिस वाले जिस तरह महिलाओं और बच्चों के साथ पेश आए, उसकी जांच भी होनी चाहिए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। एबीपी गंगा के लिए प्रतापगढ़ से सुलभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वहीं लखनऊ में 6 जनवरी को पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड में पुलिस की जांच की आंच अब पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह तक जा पहुंची है। पुलिस को शक है कि धनंजय सिंह ही अजीत सिंह हत्याकांड का मुख्य साजिश करता है, जिसके बाद पुलिस ने धनंजय सिंह को इस हत्याकांड का आरोपी बनाया और लखनऊ की सीजेएम कोर्ट ने धनंजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। धनंजय सिंह पर अजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के अलावा इस हत्याकांड में अजीत सिंह को गोली मारने वाले शूटर गिरधारी का इलाज कराने का भी आरोप है। तो 6 जनवरी को ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या हुई थी और इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जो सुई है अब वो धनंजय सिंह पर आ टिकी है। उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिए गए हैं। साजिश रचने का आरोप है उनके ऊपर। इतना ही नहीं, जो शूटर था इस पूरे केस में गिरधारी, उसका इलाज करवाने का भी आरोप धनंजय सिंह पर लग रहा है। दरअसल धनंजय सिंह का नाम इस पूरे प्रकरण में तब सामने आया जब एक नर्स ने बताया कि गिरधारी के इलाज के लिए फोन धनंजय सिंह के द्वारा किया गया था। पूर्वांचल के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह 2011 में बसपा से निष्कासित उनको कर दिया गया। 2007 में जेडीयू के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। 1998 में पुलिस ने एनकाउंटर तक की घोषणा की थी। पूर्वांचल के बाहुबली नेता और बसपा सांसद रहे हैं। 2009 में बसपा से जौनपुर के सांसद चुने गए धनंजय सिंह। हालांकि उसके बाद 2011 में उन्हें बसपा से निष्कासित कर दिया गया था। 2007 में जेडीयू के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी वो लड़ चुके हैं। 2009 में बसपा से जौनपुर के सांसद भी वो चुने जा चुके हैं। वहीं उन्नाव में 2 बच्चियों की हत्या के मामले में सोशल मीडिया पर गलत और फर्जी जानकारी पोस्ट करने को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है।
उन्नाव सदर कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर में उदित राज के खिलाफ उन्नाव में मृत मिली दोनों किशोरियों से दुष्कर्म होने और उनके शवों का गलत तरीके से अंतिम संस्कार करने की फर्जी खबरें पोस्ट करने का आरोप है। तो फर्जी पोस्ट पर फंस गए हैं अब उदित राज। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल उन्नाव में जो मृत किशोरियां मिली थी, उन्होंने अपनी पोस्ट में उनके साथ दुष्कर्म होने और जबरन उनका अंतिम संस्कार कर दिए जाने जैसी भ्रामक बात लिखी थी, जिसके कारण अब वो फंस चुके हैं और उन पर दर्ज हो गई है एफआईआर। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एक तरफ अखिलेश यादव मंदिर निर्माण के लिए चंदा लेने पर चंदाजीवी कहकर तंज कसते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी परिवार की ही सदस्य और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ राम मंदिर निर्माण के लिए 11,11,000 रुपए की समर्पण निधि दी है। इतना ही नहीं, अपर्णा यादव ने धनराशि की फोटो ट्वीट करके पीएम मोदी को भी उसमें टैग किया है। और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी के परिवार की बहू अपर्णा यादव जी ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण राशि, सहयोग राशि दी है। हमारे साथ में इस समय अपर्णा यादव जी मौजूद हैं, हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे। अपर्णा जी, राम मंदिर निर्माण में इस समय हर जगह से सहयोग राशि दी जा रही है, आपने भी उसके लिए समर्पण राशि दी है? जी बिल्कुल, मैंने भी उसके लिए समर्पण राशि दी और मैं तो कहूँगी कि मैंने अपने कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया कि इस पुण्य के भागीदारी वो भी बने और राम मंदिर राष्ट्र मंदिर के रूप में उभर करके आ रहा है, ये मुझे और भी गर्वान्वित कर रहा है। तो मुझे लगता है सबका मंदिर है और सबको इसमें योगदान देना चाहिए अपना। हालांकि इसे लेकर राजनीति भी हो रही है। आप ही के परिवार के सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो है चंदाजीवी कहा उन लोगों को जो लोग इसके लिए समर्पण राशि ले रहे हैं, उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। मैं उस बयान पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। मैं बस अपना कार्य देखती हूँ, हमेशा से जो मुझे सही लगता है मैं उसी का साथ देती हूँ। राम मेरे इष्ट हैं, राम भारत का चरित्र हैं और राम मंदिर के लिए जनरेशन्स निकल गई। हम जब छोटे से थे तब हमने राम मंदिर डिमोलिशन देखा था और अब ये इतिहास रच रहा है कि राम मंदिर बन रहा है। कितने लोग इसमें जो है अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये, इतिहास का हम एक हिस्सा बने। एक आखिरी सवाल, भाजपा की जो सरकार है राम मंदिर निर्माण को अपनी एक बड़ी उपलब्धियों की तरह से भी बताती है अक्सर अपने भाषण में, आप भी इस चीज़ से सहमत हैं, मानते हैं? देखिए, राम मंदिर जो है बन रहा है, ये हर एक के संकल्प से बन रहा है। हर एक आदमी से इसमें जो है कह लीजिए धनराशि कह लीजिए या सेवा समर्पण भाव कह लीजिए, उसके लिए सबसे मांग हो रही है और ये राष्ट्रहित में मंदिर बन रहा है। और बात करने के लिए तो यहाँ पर हमने सुना अपर्णा यादव जी को, जिन्होंने साफ कहा कि राम मंदिर जो है वो सबका है और राम एक चरित्र है। किसी को भी राम मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए और अपनी तरफ से जो भी सहयोग हो, जिसको भी करना हो उसको सहयोग करना चाहिए, राजनीति नहीं। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। इधर अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपर्णा यादव के चंदा देने के मामले में सफाई पेश की। क्या कहा अखिलेश यादव ने, आपको वो सुनवाते हैं। मैं उनको क्या कहूं, मैं उन लोगों को क्या कहूं जो लगातार चंदा लेने निकल जाते हैं? क्या वो चंदा जीवी संगठन के लोग नहीं हैं? अगर वो हो सकते हैं जिनको आप आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, तो आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जब कहीं तब निकल जाते हैं आप। क्या आप चंदा जीवी नहीं है? अगली खबर का रुख करते हैं। मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची और केंद्र सरकार पर यहां उन्होंने जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि किसान को आंदोलनजीवी और देशद्रोही कहा गया। तो प्रियंका गांधी जो हाल ही के दिनों में पश्चिमी यूपी में काफी सक्रिय हैं, अलग अलग जिलों में जाकर वो महापंचायत कर रही हैं, किसानों के बीच में जा रही हैं। कई अहम बातें आज उन्होंने कही। उन्होंने कहा गन्ना किसानों के लिए सरकार ने पैसा नहीं दिया है और सरकार के पास पैसा नहीं है, किसानों को प्रताड़ित किया गया है। इस समय तमाम आरोप उन्होंने केंद्र सरकार पर लगाए। क्या कहा उन्होंने, विस्तार से आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए 2 हवाई जहाज खरीदे और उन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। आपके
गन्ने के भुगतान से ज्यादा उनके पास अपने 2 हवाई जहाजों को खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन आपके देश भर के किसान के भुगतान के लिए पैसे नहीं हैं। तो प्रियंका गांधी ने यह आरोप लगाए केंद्र सरकार पर और कहा कि किसानों को प्रताड़ित किया गया है, किसानों को अपमानित किया गया है, उन्हें देशद्रोही तक कहा गया है। कृषि कानून सिर्फ उद्योगपतियों के लिए है, ये बातें उन्होंने किसानों के बीच में जाकर कही। 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदे गए, उसके लिए पैसा है, लेकिन भुगतान के लिए पैसा नहीं है। गन्ना किसानों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, ये बातें प्रियंका गांधी ने कही। और इस बीच एक अपडेट हम आपको दे दें, प्रियंका गांधी कल प्रयागराज पहुंचेंगी। प्रयागराज जा रही हैं कल प्रियंका गांधी। हाल ही के दिनों में पश्चिमी यूपी में उन्होंने कई दौरे किए हैं, अलग अलग जगह जाकर किसानों के बीच में महापंचायत की है। और इस बीच खबर यह कि प्रियंका गांधी वाड्रा कल प्रयागराज पहुंचेंगी। घूरपुर के बसवार गांव जाएंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी कल प्रयागराज पहुंच रही हैं। यहां के घूरपुर के बसवार गांव में उनका कार्यक्रम है। कल प्रयागराज दौरे पे रहेंगी प्रियंका गांधी। निषाद समुदाय के पीड़ितों से वो मुलाकात करेंगी इस दौरान, और उसके लिए घूरपुर इलाके के बसवार गांव जाएंगी। तो पहले किसानों के बीच में और अब निषाद समाज के बीच में पहुंच रही हैं प्रियंका गांधी। मोहम्मद मोइन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोइन, बताइएगा कल किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है और निषाद समुदाय के पीड़ितों से किस तरह की मुलाकात प्रियंका गांधी की होने जा रही है? नापार इलाके के बसवार गांव में 4 फरवरी को निषाद समुदाय के लोगों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। पुलिस ने कई लोगों की पिटाई की थी, उनकी नावें तोड़े जाने का भी आरोप है। तो जो पीड़ित निषाद हैं, जिन्होंने अपनी आवाज उठाई थी, उनके आंसू पोंछने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचेंगी। कहने को लिए तो ये जो पीड़ित हैं उनके जख्मों पर मरहम लगाने की बात है, लेकिन साफ समझा जा सकता है कि ये पूरी तरीके से सियासी दौरा होगा, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश की सरकार पर सियासी निशाना साधा जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे को इसी से जोड़कर देखा जा सकता है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए। प्रियंका गांधी का कल प्रयागराज दौरा होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया अहम जानकारी के लिए मोहम्मद मोइन। निषाद समुदाय के पीड़ितों से मुलाकात का कार्यक्रम है। घूरपुर के बसवार गांव जाएंगी प्रियंका गांधी। 4 फरवरी को नाविकों की पुलिस से झड़प हुई थी और इस दौरान पीड़ितों के परिवार से मुलाकात करेंगी प्रियंका गांधी। वहीं अलीगढ़ के बरला थाना क्षेत्र में 7 दिन पहले हुए बच्चे के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले का आज खुलासा कर दिया है। पूछताछ हुई तो आरोपियों ने बताया कि मृतक आदित्य के पिता नीटू सचिन और अरुण से अपने ही खेतों में काम कराया करते थे और मजदूरी में केवल 30 या 50 रुपए देते थे, जिसे लेकर दोनों का नीटू से विवाद हो गया और उसी वक्त उन्होंने बदला लेने की ठानी। 13 फरवरी को थाना बरला में 5 वर्षीय आदित्य के अपहरण का मामला दर्ज कराया गया। 2 दिन बाद आदित्य का शव पास के ही दूसरे गांव के खेत में ट्यूबवेल में बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 13 फरवरी को एक 5 वर्षीय बच्चे का अपहरण लिखाया गया था थाने पर, और कुछ समय बाद उस बच्चे की बॉडी ट्यूबवेल से मिली थी पुलिस को। तो इस घटना का आज पुलिस ने सफलतापूर्वक अनावरण किया है, जिसमें ये निकल कर आया है कि जो मृतक बच्चा था 5 वर्ष का आदित्य, उसके पिता के खेतों पर ये 2 लड़के काम करते थे। ये जुवेनाइल हैं दोनों, और इन्होंने ही उसके पिता से मनमुटाव होने के कारण उस बच्चे का उसको वहाँ से ले जाकर खेत में ले जाकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या